हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन भौकाल मचाने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 बायो का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आज के एमसीक्यूज कुछ अलग है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में किस ईयर में कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, वो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज के सेशन में 100+ एमसीक्यूज है जो कि इम्पॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। इससे बाहर एमसीक्यूज आएगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें भी बुलाइए, ताकि वो लोग भी एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का सेशन एकदम गर्दा मचाने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2018 में BSEB यानी बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब बताना है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए में है सल्फाइड डाइऑक्साइड पैन एवं धुआं। ऑप्शन बी में है ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी में है ओजोन सल्फाइड ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन डी में है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी राइट होगा, ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है वह ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी स्तंभ मतलब कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। डाम्सन इकाई से, अरब इकाई से, पास्कल इकाई से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट है, डाम्सन इकाई से जो है वो क्या मोटाई मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है। और ये क्वेश्चन 2009 में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब बताना है। तो बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च परिवर्तन दर का कारण जो है वो क्या है? ऑप्शन बी राइट है, ओजोन क्षरण है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और ये क्वेश्चन 2010 में पूछे गए हैं, जो कि अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह क्या है? ये जो है वह ग्रीन हाउस गैस है। तो हाइड्रोजन जो है वह क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, SO2, O2, CO या फिर हाइड्रोकार्बन। तो इसमें बताना है कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। तो SO2 जो है वो क्या है? हाइड्रोजन वर्षा करता है, अम्ल वर्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं, 2016 और 17 दोनों में। तो ध्यान में रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए राइट है। 20 से 30 डेसिबल जो है वो क्या है? ध्वनि जो है मानव सहन कर सकता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है 12, 17 और 17 यानी 17 के 2 पेपर में ये पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
ऑप्शन ए में है 6 दिसंबर को, ऑप्शन बी में है 5 जून को, ऑप्शन सी में है 6 जनवरी को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोग को ये सब क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है SO प्रदूषण का सूचक है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। तो SO प्रदूषण का सूचक है शैवाल, लाइकेन, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट है। लाइकेन जो है वो क्या है? SO प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में होते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं। बायोगैस में क्या होते हैं? CO2, H2S, CH4, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो बायोगैस में इनमें से सभी होते हैं। CO2 भी होते हैं, H2S भी होते हैं, CH4 भी होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है लाइकेन सूचक है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें था SO प्रदूषण का सूचक है, जिसमें था आंसर लाइकेन। यही क्वेश्चन जो है वह चेंज करके दिया गया है कि लाइकेन किसका सूचक है। 2016 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा SO प्रदूषण का। तो बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह पूछे SO प्रदूषण का सूचक है या फिर पूछे लाइकेन किसका सूचक है। तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? ये जो क्वेश्चन है 2017 में 2 बार पूछे गए हैं, यानी 2017 का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 से 30 डेसिबल जो है वो क्या है? मानक सही है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें पूछा गया है कि WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा गया था कि साधारणतः या स्वस्थ जो मनुष्य है वो कितना ध्वनि सुन सकता है, कितना ध्वनि को सहन कर सकता है, जो कि यही आंसर था हम लोगों के पास। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों का आंसर एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, बस चेंजेस थोड़ा सा है। तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर जो है वह किस प्रकार के प्रदूषण के लिए निदान होता है? तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो क्या है? जल के निदान के लिए क्या है? ये प्रयुक्त होता है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी होगा। सॉरी, ये जो है ऑप्शन थोड़ा सा चेंजेस है बाय मिस्टेक। ऑप्शन सी राइट है। वायु द्वारा जो है वह ये होता है, और ऑप्शन जो है वह थोड़ा चेंज हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अपक्षारकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया जाता है? 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मटेरियल, रामसर, बहाई या इनमें से कोई नहीं। तो मटेरियल जो है वह इसके हस्ताक्षर के लिए नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो हो जाएगा PAN। ये जो क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है अम्लीय वर्षा में pH मान कितना होता है? यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए 7, 6, 5, 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है 5। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नांकित में से जैव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पारा, DDT, AB दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड। तो DDT को माना जाता है। जैव आवर्धीकरण का कारण DDT को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिजैविकी
प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो किसी समुदाय के पूर्व स्थित विभिन्नता का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉपर टी रोकता है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछे गए हैं। 2010 में पूछे गए हैं, 2013 में पूछे गए हैं, 2019 में पूछे गए हैं और 2020 में पूछे गए हैं। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 साल रिपीट है। कॉपर टी किसे रोकता है? तो इसका सही जवाब जो है वह है अंडजनन को रोकता है। कॉपर टी जो है वो क्या है, अंडजनन को रोकता है। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सहेली क्या है? ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। गर्भधारण की मुख्य गोली नॉन स्टेरॉयड गोली मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक। ऑप्शन डी में बी और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी राइट है। बी और सी दोनों राइट है। ये जो है वो क्या है, गर्भ निरोधक को रोकता है, मतलब गर्भधारण को रोकता है। तो ये सहेली ये एक मेडिसिन है, इसी के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो जो स्टेथोस्कोप द्वारा जो हृदय ध्वनि को सुना जाता है, ये है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत। तो ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी खास एवं स्थान, खास समय और स्थान किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब जो है मोर्टेलिटी बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि गर्भाशय में जो कॉपर टी एक प्रभावी है, कॉपर टी क्या है, एक प्रभावी है, अतः या एवं अंतर्गर्भाशयी युक्त होने का मुख्य कारण बताइए। तो 23 का सही जवाब जो हो जाएगा इनमें से सभी। शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी होती है जब कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण जो है वो क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता जो है वो कम जाती है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि हो जाती है। और तीसरा जो हो जाएगा, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी हो जाती है। तो ये 3 जो है वो क्या है, मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनसंख्या अत्यधिक होने से क्या हो सकता है? ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन 2017 में पूछे गए, जब जनसंख्या अत्यधिक हो जाएगी तो लोगों की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पहले जो है वो लोग 120 ईयर, 130 ईयर, 105 ईयर जीते थे, लेकिन अभी के समय में 70 to 80 इतना ही। पहले के लोग अभी भी है तो वो 105 तक है, उसके आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अभी न्यू जनरेशन में जो है वो क्या है, वो 70 to 80, 90 बस इतना ही उनकी आयु होती है, उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जनसंख्या अत्यधिक होने से व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुन्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए हैं। तो अनुन्मिल परागन यानी ये जो होते हैं वो कैसा परागन होते हैं, स्वपरागन होते हैं। स्वपरागन मतलब ये जो होते हैं स्वयं, स्व मतलब स्वयं, जो भी करते हैं वो खुद ही करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें कौन पौधा जलोद्भिद है? और ये जो क्वेश्चन है 2 बार 17 के ही पेपर में पूछे गए हैं। तो कौन पौधा जलोद्भिद है यानी जल में पाया जाता है? तो सिंघाड़ा। सिंघाड़ा क्या है, ये जो है वो जल में पाया जाता है। और नागफनी, शीशम, एकेसिडिया जो है वो क्या है, ये सब जो है वो स्थल पर, नागफनी तो जो है वो कहाँ, बालुई जगह पे पाया जाता है ये सब। तो इसमें जो जल में पाने वाला है वो सिंघाड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 27 है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछे गए हैं और इसका ऑप्शन जो है वह है सीधा, उल्टा, टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा। एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वह कैसा होता है? उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछे गए हैं, तो इसमें बोला गया है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन जो है वह ए राइट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरो यानी क्लोरो, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वह क्या प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्लोरोफिल यानी वैसा प्लांट जो कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही वो ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो है वो जंतु में नहीं होता है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 29 है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीजांड विकसित होकर जो है वह बीज बनाता है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 30 है गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछे गए हैं। तो गेहूं में परागन जो होता है वो वायु परागन, यानी गेहूं जो होता है वो परपोषी होता है, किसी और पे डिपेंड होता है। उसका कोई भी अंग पार्ट जो है वह ज़मीन पर गिर जाता है और वायु की मदद से कहीं और पहुंच करके वो जो है वह अपना परागन को है वो मतलब कंटिन्यू करता रहता है। तो गेहूं में कैसा परागन होता है? वायु परागन होता है, वायु की मदद से उसमें परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 2016 और 17 दोनों में पूछे गए हैं। पुष्पासन बोला गया है, तो शरीफा का पुष्पासन हम लोग नहीं खाते हैं, इसका बीच वाला भाग खाते हैं। और सेब, हाँ सेब जो है वो क्या है? पुष्पासन खाया जाता है। नारंगी का भी बीच वाला भाग खाते हैं, लीची का भी बीच वाला भाग खाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेब। सेब का बहुत सारा नाम होता है, इसे मिथिया फल भी बोलते हैं, मिथिया फल भी बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं, इसे आभासी भी फल बोला जाता है, इसे झूठा फल भी बोला जाता है। तो ये सब याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है निषेचन क्या है? ये जो क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं। तो निषेचन जो है वह अंडा एवं नर न्यूक्लियस का संयोजन है, जिसमें क्या होते हैं नर और मादा। नर का क्या शुक्राणु जाते हैं और मादा का अंडाणु जाते हैं, और दोनों मिलकर के संयोजन करता है, तब जाके एक निषेचन बनता है। तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है वेलिश्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? तो पहले हम लोगों को पता चल गया है कि वेलिश्नेरिया में क्या होता है? पर परागन होता है। तो अब बताना है किस प्रकार का होता है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछे गए हैं। तो इसमें जल परागन होता है, जल के माध्यम से इसमें पर परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ये जो क्वेश्चन है 2015 में पूछे गए हैं। तो PEG, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? PEG, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका में एक पूरा पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या बोला जाता है? तो टोटिपोटेंसी बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? वही सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा PEG, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? ये जो क्वेश्चन है 2010 में पूछे गए हैं। तो एंटोमोफिली मतलब कीड़ा द्वारा इसमें परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? 2011 में पूछे गए हैं। तो एनीमोफिली मतलब हवा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं पराग भित्ति होती है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पराग भित्ति जो होती है वह द्विस्तरीय होती है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है परागकण हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछे गए हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप आसानी से हर एक सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। आप लोगों को बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि हम इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन।
ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब मिलता रहेगा आप लोग को इसी चैनल पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के। तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है परागन हो सकते हैं, तो इसका जो सही जवाब है, ये परागन जो है वो एलर्जी कारक हो सकते हैं। परागन जो है वो कैसा हो सकता है, एलर्जी कारक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है परागन मुख्यतः है। ये जो क्वेश्चन 2013 में पूछे गए हैं, तो परागन मुख्यतः क्या है, नर युग्मक है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है किस फल का बिचौल खाया जाता है। ये क्वेश्चन 2 साल पूछे, मतलब 2 ईयर रिपीट है, 2015 और 16 दोनों में पूछे गए हैं। तो किस फल का बिचौल खाया जाता है, तो लीची का बिचौल खाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछे गए हैं। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, भ्रूण कोश ऐसा ही होता है। इसके ऊपर जो होती है वो क्या होती है, 3 सहसंयोजक संख्या ऊपर 3 नीचे होती है, जिसमें से एक ये यहाँ आ जाती है, एक यहाँ आ जाती है। तो दोनों मिलकर के क्या बनाता है, 2n यानी द्वितीय केंद्रक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन एक लिंगी है। ये 2011 में पूछे गए हैं। तो एक लिंगी पूछा गया है जिसमें क्या है, और नर और मादा जो होते हैं वह दोनों एक ही में होते हैं। तो पपीता में जो है वो क्या है, एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है। क्वेश्चन नंबर 45 है चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। 2019 में पूछे गए हैं। चरण समुदाय जो है वह समतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन 2020 में पूछे गए, इस क्वेश्चन में बोला गया कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। तो जो जलीय वातावरण में यानी जल में, जल का उसका कोई सोर्स ही नहीं रहता, जल से वो काफ़ी दूर रहता है। तो वो कौन सा पौधा है, हाइड्रीला, ये भी जल में रहता है। ट्रॉप, ये भी जल के वातावरण में रहता है। नीलेम्बू, ये भी जल के वातावरण में रहता है। तो बबूल जो है क्या है, जल के वातावरण से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 है मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। 2019 में पूछे गए हैं। तो नागफनी, मरुदभिद जो है वह अनुकूलन का उदाहरण जो है वह नागफनी है। नागफनी जो है वह कैसा, मतलब मरुदभिदी अनुकूल में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है मौस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मौस का पौधा बोला गया है कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्यों है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछे गए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की कमी होती है। मौस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि पानी की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है टिड्डा क्या है। 2016 में पूछे गए हैं। टिड्डा एक है प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक। ऑप्शन क्या राइट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है जनसंख्या अत्यधिक होने से क्या होता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी राइट है। जब जनसंख्या अत्यधिक होगी तो आय में कमी हो जाएगी, जमीन की कमी हो जाएगी। लोग अब जनसंख्या होंगे तो सबके खर्चे अलग अलग होंगे, सबके रहने के लिए जगह चाहिए, तो उस अवस्था में ज़मीन की कमी हो जाएगी। अब जनसंख्या अत्यधिक होगी, ज़मीन की कमी हो जाएगी, तो फसल कम उगेंगे, फसल कम उगेंगे तो खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के विशिष्ट शाख अनुकूलन को पहचानते हैं। ये जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन पहचानते हैं, पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं पहचानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 है GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है। यह जो क्वेश्चन है 2 ईयर पूछे गए हैं, 2018 और 20 दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इको आर आई। तो इको आर आई हो जाएगा इसका सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 53 है आणविक तकनीक जिनमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है क्या कहलाती है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, PCR। PCR ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो लाइसोजाइम जो है वह प्रयुक्त होता है। लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 55 है रेस्ट्रक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। 2019 में पूछे गए हैं। रेस्ट्रक्शन एंजाइम किसे कैसे जाने जाते हैं, तो आणविक कैची के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है पुनर्योगज DNA टीके क्या है। ये जो क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। पुनर्योगज DNA टीके जो है वो क्या है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एलिन। क्वेश्चन नंबर 58 है पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो पुनर्योगज प्रोटीन यानी हीरोडीन का क्या इस्तेमाल है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो एंटीकोगुलेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, जीन कोष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। प्रथम मानव हार्मोन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, इंसुलिन। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 है जीन गन इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए। तो जीन गन, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो क्या, ऑप्शन डी है, संवहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज DNA का निर्माण। जीन गन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो DNA के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमने कहा था ना कि आज के जितने भी सेशन है उसमें हम लोग को पता चलेगा कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का सेशन वही है, अंत तक बने रहिए। अभी तो हम लोगों के पास 100+ MCQ है, अभी तो 62 ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है उसका एंटीसेंस RNA। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए किया गया था सबसे पहला क्या, क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग। ध्यान में रखिए। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 64 है कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ को संक्रमित करता है। कौन सा निमेटोडा तंबाकू के जड़ को संक्रमित करता है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, मेलोडोजिन इनकोग्निटा। ये जो है वो क्या है, ये तंबाकू के पौधे की जड़ों को डैमेज करता है। तो ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है बेसेल्स थुरिएंजिएसिस द्वारा नावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है क्राई प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 66 है ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहे का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। ध्यान में रखिए, ट्रांसजेनिक मूसों या फिर चूहे के प्रयोग, ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो पूछे जा सकता है ट्रांसजेनिक मूसे का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, या फिर चूहे का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जाँच हेतु किया जाता है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हर एक मेडिसिन को मतलब
मेडिकल में या किसी ह्यूमन पे यूज करने से पहले जानवरों पे यूज किया जाता है। पहला जानवर कौन सा है? मूसा है। उसके बाद हो सकते हैं कि बंदर पे भी किया जाता है। तो ये सब जो है वो क्या है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, दमनकारी जीन क्रिया विधि का। लेक ओपेरिन जो है वो दमनकारी जीन क्रिया विधि का क्या है? प्रतिनिधि है। क्वेश्चन नंबर 68 है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण हेतु करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? 2019 में पूछा गया है, बोला गया है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु, रोगाणुओं को नियंत्रण किया जाता है, लेकिन किस पौधे में किया जाता है ये पूछा गया है। तो तंबाकू, ऑप्शन क्या है? बी राइट है, सॉरी ए राइट है। अभी हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन की तंबाकू के जड़ों को कौन सा मतलब संक्रामक है जो मतलब क्या करता है? डैमेज करता है। लेकिन यहाँ पे नियंत्रण के लिए जो है वह RNAi का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्राई IAB किसे नियंत्रण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह कौन छेदक को नियंत्रण करता है? ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, TI प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन 15 और 20 दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिएसेंस से जो है वो क्या होता है? प्राप्त होता है क्या? TI प्लाज्मिड। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विषम जात प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन DNA कृंतकीकरण निर्वाहक नहीं है? 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अभिव्यक्ति वाहक। तो DNA कृंतकीकरण में वाहक नहीं है, तो अभिव्यक्ति वाहक नहीं है। बाकी ये दोनों जो है वो क्या है? इनके वाहक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन की प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का विटामिन बी। सुनहरे धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, स्त्री यानी मनुष्य में कौन सा गुण से सूत्र होंगे? कौन गुण से सूत्र होंगे? तो 74 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 44 + XX। तो मतलब गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो इसमें स्पेशली स्त्री के लिए पूछा गया तो 44 + XX हो जाता है। अगर इसे में नर के लिए यानी मादा के लिए मतलब पुरुष के लिए पूछा जाता तो इसका सही जवाब जो हो जाता है 44 + XY हो। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है 1:2:1, यानी 1:2:1। तो एक संकरण का जेनेटिक अनुपात जो है वो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब जो है वह बहुअल्लील कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सबसे अत्यधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। सबसे अत्यधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र जो है वह गुणसूत्र 21 एवं Y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। तो इसमें अरक्ता क्या प्रदर्शित करता है? प्लियोट्रॉपी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, 21वें गुणसूत्र के ट्रांसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी में कौन सी बीमारी होती है यह पूछा गया है। तो डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता कैसा है? वर्णांत है।
उसकी शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्धानता की संभावना इनमें से क्या हो सकती है। तो इसमें जो समान दृष्टि वाली जो महिला है उसके पिता कैसा है, वर्णांध है। तो वो जो समान दृष्टि वाली महिला है उसकी शादी किससे होती है, समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर उसको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी तो उसमें जो है वह कैसा होगा, समान दृष्टि वाले होंगे और वर्णांध वाले होंगे। तो वर्णांध वाले जो बच्चे होंगे उसकी संभावना कितनी है, तो इसका सही जवाब जो है वह ऑप्शन ए राइट है। 25% जो है वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणों यानी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो ये जो क्वेश्चन है दो बार पूछे गए हैं, 2013 और 16 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 9:3:3:1। तो इसमें द्विसंकर पूछा गया है, यानी अगर एक संकर पूछा जाता तब हो जाता हम लोग के पास 1:2:1, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है किसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रभाविता में, ऑप्शन ए राइट है। 2009 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोर में देखा गया है, ZZ/ZW प्रकार के लिंग निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 84 है, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछे गए, तो इसका अपवाद कौन सा है, सहलग्नता। तो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो ABO रक्त समूह जो है वह बहुअलीलता को दर्शाता है और सप्रभाविता को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल ने किया था आनुवंशिकता के नियम को। तो आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो दोनों क्वेश्चन से तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बेटसन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि इससे पहले का जो क्वेश्चन है इसमें नियम किसने प्रस्तावित किया, इसमें शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कानों पर बाल ही बहुलकता का जीन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो वाई क्रोमोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही जवाब 47, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, लेकिन नॉर्मली 46 होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैक्टीन की अवस्था में होता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, टिट्रिकम एस्टिवम क्या है। तो ये जो है वह हेक्साप्लोइड है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। तो ये जो है वह प्रभाविता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी वो किसी और को रक्त दे सकता है। तो वो जो है वो क्या है, वो किसी को भी रक्त डोनेट कर सकता है, दे सकता है। उसमें ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ सकता, किसी भी ग्रुप के हों वह सभी को रक्त दान दे सकता है। ये जो क्वेश्चन 3 बार रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह लेमार्क के द्वारा दिया गया है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। तो इनमें से सभी के द्वारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब के द्वारा क्या होती है, स्त्री दल चक्र बना होता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, मानव
पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 44 + XY। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें था मानव स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या, तो वहाँ पे था 44 + XX, लेकिन यहाँ पे पुरुषों का पूछा गया है तो 44 + XY, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चल बीजाणु जो है वो कायिक प्रवर्धन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो इसका जो सही जवाब है वो आवृत बीजी का, अनावृत बीजी का जो है वो क्या है? अगुणित भ्रूणपोष विशेषता, तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? स्वपरागण मतलब खुद पे डिपेंड रहता है, तो द्विलिंगी में जो है वो क्या होता है? वो स्वपरागण होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सेल्विया, घास, मक्का और गेहूँ ये तीनों में होती है वायु परागण, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 102 है, इनमें से कौन फल कूट फल है? कौन सा कूट फल है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, हमने कहा था झूठा फल, भासी फल, मिथ्या फल और कूट फल, ये 4 नाम से सेब को जाना जाता है, तो कूट फल जो है वो सेब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए राइट है, एस्ट्रेसिया एवं घास। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसमें जल द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण जो होता है वो जलकुंभी द्वारा होता है। जलकुंभी जो है वो उसे किस नाम से बोलते हैं? ये जो है वो बंगाल के खाड़ी, बंगाल का आतंक कहा जाता है इसे। ये जो है वो जिस भी मतलब तालाब में जाता है वहाँ पे ये इतनी तेज़ी से वो ग्रो करता है क्योंकि वो जल से सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये जो होता है वो जल से ऑक्सीजन खींचता है, इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये जल द्वारा परागण करता है। तो ये 3 बेसिक नॉलेज है इनके बारे में, तो ध्यान में रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए सेशन आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।